सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो हमारा चल रहा था उत्सर्जन तंत्र। वैसे तो पार्ट 2 मानव तंत्र चल रहा था, लेकिन हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम का क्या था आपका, उत्सर्जन तंत्र। तो मानव तंत्र में अपन बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र की। तो मानव तंत्र में हम बात करते हैं कौन से तंत्र की, उत्सर्जन तंत्र की हम क्या करते हैं, बात करते हैं। उत्सर्जन तंत्र का जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में अपन बात करेंगे। उत्सर्जन तंत्र में हमने पिछले वीडियो में मानव उत्सर्जन तंत्र के विभिन्न प्रकार के जो अंग है, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र के जो अंगों हैं उनकी संरचना व कार्य के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं मुख्य रूप से मानव उत्सर्जन तंत्र में मूत्र का निर्माण, यानी मानव उत्सर्जन तंत्र का जो मुख्य कार्य है, वृक्क का जो मुख्य कार्य है वो किस प्रकार से मूत्र का निर्माण करता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। अब मानव उत्सर्जन तंत्र में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था नेफ्रॉन के बारे में, वृक्कीय नलिका के बारे में, जो मानव उत्सर्जन तंत्र की क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है, उसी से ही मूत्र का निर्माण होता है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में जो नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन की संरचना को मैं एक चित्र के माध्यम से आपके सामने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो चित्र आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र है ये नेफ्रॉन का चित्र है, वृक्काणु का चित्र है, वृक्कीय नलिका का चित्र है। आपको एक नंबर का प्रश्न पूछ ले, मानव उत्सर्जन तंत्र की इकाई का नाम नेफ्रॉन, हिंदी में इसको वृक्काणु या वृक्कीय नलिका कहा जाता है। इसी में ही मूत्र का निर्माण होता है। तो इसको अपन ध्यान से समझते हैं। अब इस नेफ्रॉन का जो पहला अंग है, वैसे नेफ्रॉन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा है। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो बौमन संपुट में और दूसरा वृक्कीय नलिका में। तो हमने मानव उत्सर्जन तंत्र का जो नेफ्रॉन वाला भाग है, उस नेफ्रॉन के भाग को कितने भागों में बांटा? दो भागों में। एक तो बौमन संपुट और एक कौन सा भाग है? वृक्कीय नलिका। अब इस वृक्कीय नलिका को भी आगे जाके तीन भागों में बांटोगे, ठीक है ना। उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस बौमन संपुट के बारे में। बौमन संपुट, इसको इंग्लिश में बौमन कैप्सूल कहा जाता है। अब ये है क्या, इसके बारे में समझना। यह नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में पाए जाने वाला कप के आकार का थैला। यदि मैं आपको चित्र के माध्यम से वापस समझाऊं तो ये आपको एक कप के आकार का जो थैला दिखाई दे रहा है, नेफ्रॉन के ऊपरी भाग में ये जो कप के आकार का थैला दिखाई दे रहा है, यही थैला क्या कहलाता है? ग्लोमेरुलस कहलाता, बौमन संपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? बौमन संपुट। आपको चित्र में स्पष्ट रूप से यहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है, जो अक्षर लिखा हुआ है, वो दिखाई दे रखा होगा, बौमन संपुट लिखा हुआ है। तो ये कप के आकार की जो संरचना है वो क्या कहलाती है? बौमन संपुट कहलाती है। बौमन संपुट में शाखा अभिवाही धमनियों की कोशिकाओं का एक गुच्छा पाया जाता है। इन गुच्छों को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस की संरचना मैं आपको इस चित्र के माध्यम से समझाता हूँ। ये जो चित्र आपको दे रखा है, ये बौमन संपुट का चित्र है। ये जो आपको कप के आकार का थैला दे रखा है, आसमानी लाइन से मैं बताता हूँ, कप के आकार का जो थैला आपको दे रखा है, ब्लू लाइन से मैं इसको बता रहा हूँ। तो कप के आकार का जो थैला दे रखा है, इस कप के आकार के थैले को अपन क्या कहते हैं? बौमन संपुट कहलाते हैं, जैसा कि हेडिंग में दे रखा है। अब इस बौमन संपुट में दो प्रकार की वाहिकाएं रक्त को लेके एक प्रकार की वाहिका रक्त को लेके आती है और दूसरी लेके जाती है। तो लाने वाली जो वाहिका है उसको कहा जाता है अभिवाही धमनी। क्या कहा जाता है? अभिवाही धमनी। इंग्लिश में कहा जाता है अफरेंट आर्ट्रियोल। तो अफरेंट आर्ट्रियोल जो है, अभिवाही धमनी है जो है, इसका काम क्या? अशुद्ध रुधिर को लेके आना। कौन से रुधिर को? अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब यहाँ पर CO2 O2 से नहीं है। अशुद्ध का मतलब जिसमें के अंदर कौन सा अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित हो, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ उसके अंदर उपस्थित हो। अब ये क्या करती है? अफरेंट वाहिका अंदर जाकर कोशिकाओं का एक क्या बना रही है? गुच्छा बना रही है। देख सकते हो आप, ये जो अभिवाही धमनी है, ये अभिवाही धमनी जो है वो कोशिका बौमन संपुट के अंदर जाकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बना रही है। इस कोशिकाओं के गुच्छे को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो इस कोशिका के गुच्छे को क्या कहा जाता है? ग्लोमेरुलस। किसने बनाया? अभिवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी बौमन संपुट के अंदर जाकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, जिसे कोशिका गुच्छ अपन कहते हैं। ग्लोमेरुलस, जिसको अपन इंग्लिश में ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा जो बौमन संपुट में अपशिष्ट जो गंदा रक्त लेके आता है, कौन लेके आता है? अभिवाही धमनी। कौन सी धमनी? चित्र के माध्यम से ये वाली। इसके बाद वृक्कीय धमनी से जुड़ा होता है द्वितीय हिस्सा, स्वच्छ रक्त को ले जाता है वृक्कीय सिरा से जुड़ा होता है। अब ध्यान रखना, जो भाग अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करता है, तो ध्यान रखना, जो भाग अशुद्ध रुधिर को लाने का काम करेगा वो होगा अभिवाही धमनी। यहाँ पर मैं अ से शो कर रहा हूँ, बी से शो कर रहा हूँ, अभिवाही धमनी। और जो रुधिर वाहिकाएं शुद्ध रक्त को लेके जा रही है, शुद्ध रक्त का मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन या अपशिष्ट पदार्थ उपस्थित नहीं है, तो वो जो है वो कहलाती है अपवाही धमनी। क्या कहलाती है? अपवाही धमनी। अब ये अपवाही धमनी आगे जाकर वृक्कीय सीरा को किसको देगी? वृक्कीय सीरा को देगी। और ये वृक्कीय सीरा जो है
वो आपके शरीर में उस शुद्ध रुधिर का परिवहन करने का काम करती है। यानी उसका वृक्कीय शिरा जो है वो आगे जाकर महाशिरा, और महाशिरा आपकी बॉडी में हृदय जो है उसके दायालीन में प्रवेश करेगा। तो ये प्रक्रिया परिसंचरण चलती रहेगी। लेकिन यहाँ पर अपन देख सकते हैं अभिवाही धमनी अशुद्ध रुधिर लेके आती है किसके अंदर, बौमन संपुट में कोशिका गुच्छ बनाती है, और कोशिका गुच्छ बनाकर वापस कोशिका गुच्छ से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो छनकर बौमन संपुट में आ जाएंगे, आगे अपन देखेंगे। और अभी अपवाही जो धमनी है वो वापस शुद्ध रुधिर को लेके जाती है। अब हम बात करते हैं दूसरा वृक्कीय नलिका। तो वृक्कीय नलिका क्या है, तो ध्यान रखना, ये जो बौमन संपुट का आगे वाला सिरा है, यानी बौमन संपुट से जो रुधिर छनकर आ गया है, बौमन संपुट से जो रुधिर छनकर का आ गया है, यानी इस ग्लोमेरुलस से जो रुधिर छनकर किसके अंदर आ गया, बौमन संपुट के अंदर आ गया। अब इस बौमन संपुट से के अंदर जो रुधिर छनकर आया है, वो छनित पदार्थ जो है वो आगे जाकर एक नलिका से होकर गुजरेगा। उस नलिका को क्या कहा जाता है, अपन कहते हैं इसको वृक्कीय नलिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृक्कीय नलिका। अब इस वृक्कीय नलिका को 3 भागों में बांटेंगे। देखो पहले पढ़ते ही बौमन संपुट के निचले हिस्से से, देख सकते हो बौमन संपुट के कौन से हिस्से से, निचले हिस्से से प्रारंभ होने वाली नलिका, जिसका दूसरा सिरा मूत्र एकत्र करने वाली नलिका से जुड़ा होता है, जिसे अपन बोलते हैं संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग डक्ट, जो मूत्र को कलेक्ट करने का काम करते हैं। तो एक सिरा बौमन संपुट से, जबकि दूसरा सिरा किससे, संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है। इसके प्रथम भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका। तो ध्यान रखना, वृक्कीय नलिका का जो प्रथम भाग है, मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आपको, समीपस्थ कुंडलित नलिका कहलाता है। दूसरा जो भाग है वो कहलाता है हैनले का लूप कहलाता है, हैनले पास। और तीसरा कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। चित्र के माध्यम से आप यहाँ स्पष्ट समझ सकते हो कि ग्लोमेरुलस का जो आगे वाला भाग है, ये आगे वाला जो भाग कहलाता है आपका वृक्कीय नलिका। उस वृक्कीय नलिका को 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये वाला जो भाग समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये कहलाता है हैनले का लूप, और ये कहलाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका आगे अभी अपन ने पढ़ा संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, जो मूत्र को कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का काम करती है। अब इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूसरा आपके आ जाएगा मध्य का भाग हैनले का लूप कहलाता है, हैनले का लूप लिखा हुआ है। और इस नलिका के अंतिम भाग दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ होता है। अब मूत्र का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मूत्र का निर्माण 3 चरणों में संपादित होता है। सबसे पहला गुच्छ निस्पंदन होगा। गुच्छ निस्पंदन का मतलब कोशिका गुच्छ जो ग्लोमेरुलस था उसमें रुधिर का छनन होगा। रुधिर का छनन होने के बाद पुनरावशोषण होगा। पुनरावशोषण का मतलब होता है जो पदार्थ छनित हो चुका है, उस छनित पदार्थ में जो आवश्यक पदार्थ है, जिनका मानव उत्सर्जन तंत्र द्वारा उत्सर्जित नहीं करना है, यानी उस ग्लोमेरुलस से कुछ पदार्थ छनकर ऐसे आ जाते हैं जिनको हमारे शरीर से बाहर त्यागना नहीं होता है, उनको वापस क्या करना है, अवशोषित करना है। तो अवशोषित करने के लिए पुनः अवशोषण होगा। एक बार अवशोषण कहाँ हुआ था, पाचन में, दूसरी बार यहाँ हो जाएगा। और तीसरा फिर जो मूत्र बनेगा उसको स्त्रवित करना है। तो 3 चरणों में सबसे पहला गुच्छ निस्पंदन, दूसरा पुनः अवशोषण और तीसरा स्त्रवण। अब चित्र के माध्यम से अपन एक एक चीज़ को यहाँ समझेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ गया कि अभिवाही धमनी जो है वो अशुद्ध रुधिर को लेके आई। कहाँ पर लेके आई, तो अपन कहेंगे बौमन संपुट में लेके आई। बौमन संपुट के अंदर आकर वो कोशिकाओं का जो गुच्छा बना है उस कोशिका गुच्छ में लेके आती है। तो ध्यान रखना, यहाँ अभिवाही धमनियों का जो व्यास है वो ज़्यादा होता है, जबकि अपवाही धमनी जो होता है उसका जो व्यास है वो कम होता है। अब अभिवाही धमनी क्या करती है, ये जो बौमन संपुट है, मैं चित्र के माध्यम से आपको यहाँ समझा रहा हूँ, ये जो बौमन संपुट है, इस बौमन संपुट की चित्र के सहायता से आपको मैं इसको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर ये क्या करती है, अभिवाही धमनी अंदर आकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है। क्या करती है, कोशिकाओं का क्या बनाती है, गुच्छा बनाती है। इस कोशिका के गुच्छ को क्या कहा जाता है, कोशिका गुच्छ कहा जाता है, या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलस। ये बौमन संपुट मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने बना देता हूँ, ये बौमन संपुट है, ये बौमन संपुट है। अब अभिवाही धमनी जो है, ये कौन सी धमनी है, अभिवाही धमनी। अब ये अभिवाही जो धमनी है वो अशुद्ध रुधिर लाती है बौमन संपुट में। बौमन संपुट में लाकर कोशिकाओं का एक गुच्छा बनाती है, ये कोशिका को गुच्छा बनाती है। अब इस कोशिका गुच्छ में जब वो रुधिर आएगा, उस रुधिर में जो अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से है, नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ, यूरिया, जल। अब इस अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और कुछ खनिज लवण भी क्या हो जाते हैं, इसके अंदर से निकल जाते हैं। यानी उस अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन अपशिष्ट यूरिया के साथ ये क्या हो जाता है, छनित होकर बाहर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, बौमन संपुट के अंदर आ जाता है। अब बौमन संपुट के अंदर ये जो पदार्थ आ गए, अब ये पदार्थ जो है वो आगे जाकर किस में जाएंगे, वृक्कीय नलिका के अंदर जाएंगे। कौन सी नलिका के अंदर, वृक्कीय नलिका के अंदर। और जो भी शुद्ध रुधिर रहेगा जिसके अंदर नाइट्रोजन अपशिष्ट यानी जो छनकर पदार्थ चला गया वो तो चला गया। अब जो रुधिर होगा वो रुधिर जो है वो इस लाल रंग की, जो रेड रंग की जो नलिका, उस नलिका से वापस वृक्कीय शिरा और फिर आपके हृदय में चला जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होगी। अब ग्लोमेरुलस में, बौमन संपुट में आपका क्या आ गया,
अपशिष्ट पदार्थ आ गया। कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ? ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, यूरिया, जल और कुछ खनिज लवण। अब इसमें से ग्लूकोज, एमिनो अम्ल और आवश्यकता अनुसार जल, ये तो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। इनका वापस क्या करना पड़ेगा? पुनः अवशोषण। तो सबसे पहला गुच्छ निस्पंदन हो गया। यहाँ पर रुधिर में से जो भी पदार्थ है उनका क्या हो गया? अपशिष्ट पदार्थों का छनन हो गया। छनन होने के बाद वो वृक्कीय नलिका के अंदर प्रवेश करेंगे। अब ये वृक्कीय नलिका 3 प्रकार की: समीपस्थ, हैनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। हैनले की लूप, ये हैनले का लूप, ये जो हैनले का लूप दिखाई दे रहा है, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, इन तीनों नलिकाओं से ग्लूकोज, कौन कौन से पदार्थ में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ग्लूकोज, दूसरा एमिनो एसिड यानी अमीनो अम्ल, तीसरा जल, आवश्यकता अनुसार जल। इन तीनों पदार्थों का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा, पुनः अवशोषण हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? समीपस्थ कुंडलित नलिका, हैनले का लूप और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इन तीनों से जो भी आवश्यकता अनुसार, जो भी हमारे उस अपशिष्ट पदार्थ में जो आवश्यक पदार्थ है, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, आवश्यकता अनुसार जल, खनिज लवण, इन सब का क्या हो जाएगा? वापस अवशोषण हो जाएगा। अब बचेगा क्या? यानी दूरस्थ कुंडलित नलिका तक आते आते जो अपशिष्ट पदार्थ बचेगा, उस अपशिष्ट पदार्थ में केवल और केवल क्या होगा? यूरिया, और यूरिया के साथ जितना जल हमें चाहिए उतना ले लिया, और बाकी जो बचा जल है वो जल जो है वो किसके अंदर चला जाएगा? वो यूरिया के साथ इकट्ठा हो जाएगा। तो यूरिया प्लस जल, ये दोनों इस दूरस्थ कुंडलित नलिका के अंदर उपस्थित होगा, जिसको ही हम क्या कहते हैं? मूत्र कहते हैं। तो यहाँ तक आते आते जो अपशिष्ट पदार्थ है वो क्या कहलाएगा? मूत्र कहलाएगा। और अब ये मूत्र आपको पता है किसके अंदर जाएगा? अब ये मूत्र जो है वो आपकी संग्राहक नलिका के अंदर जाएगा। संग्राहक नलिका इस मूत्र को क्या करेगी? इकट्ठा करेगी। इकट्ठा करने के बाद क्या होगा इसका? ये संग्राहक नलिका जो है वो इस मूत्र को आगे जाकर किसके अंदर दे देगी? मूत्र नलिका के अंदर दे देगी। कहाँ दे देगी? मूत्र नलिका। और फिर ये मूत्र नलिका कहाँ जाएगा? मूत्राशय में। मूत्राशय मूत्र का इकट्ठन करेगा। फिर मूत्राशय मूत्र का इकट्ठा करने के बाद जैसे ही मूत्राशय मूत्र से पूर्ण रूप से भर जाएगा, ये सीधा सिग्नल देगा मस्तिष्क को। मस्तिष्क इस मूत्राशय को चालक तंत्रिका कोशिका की सहायता से इसको सूचना देगा संकुचन के लिए। संकुचन जैसे ही होगा तो मूत्र मार्ग से जो है मूत्र को त्याग दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया अपन आगे थ्योरी के माध्यम से समझते हैं। विभिन्न हिस्सों में होता है। वृक्क में लगातार रक्त प्रवाहित होता रहता है। और ये आपको यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि मानव वृक्क जो है वो एक दिन में 180 लीटर, कितने लीटर? 180 लीटर रुधिर का छनन करता है। वैसे हमारे शरीर में रक्त कितना है? हमारे शरीर में यदि रक्त की बात की जाए आपको, कि हमारे शरीर में जो रक्त उपस्थित है वो लीटर में उपस्थित है, क्योंकि हम तेलीय पदार्थों को, लिक्विड पदार्थों को अपन किससे मापते हैं? लीटर में। तो मानव शरीर में कितना लीटर रक्त उपस्थित है? 5 लीटर। तो 5 लीटर रक्त उपस्थित है। तब ये मानव वृक्क 180 लीटर रक्त का छनन कैसे करता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि मानव वृक्क यानी किडनी जो है वो 2 है। एक किडनी जो है वो 18 लीटर रक्त का क्या करती है? एक बार में छनन करती है। और 2 किडनी है तो 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 लीटर रुधिर का क्या करती है? छनन करती है। और जब 36 को जब 5 से गुणा कराओगे आप, क्योंकि 5 लीटर रक्त है, 36 बार कर रही है, तो कुल मिला के आ जाएगा 180 लीटर रक्त। तो मानव किडनी जो है वो एक दिन में कितने लीटर रुधिर को छानती है? 180 लीटर रुधिर को छानती है। एक किडनी 18, दूसरी किडनी 18। और जब भी आपने देखा होगा एक किडनी खराब हो जाती है तो पूरा लोड दूसरी किडनी पर आ जाता है। यानी 18 जो दो डिवाइडेशन के साथ ये काम कर रही है, अब 36 ही एक किडनी को करना पड़ेगा, जिससे किडनी प्रभावित हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब बात करते हैं ये रक्त वृक्क धमनी के द्वारा लाया जाएगा। कहाँ जाएगा? बौमन संपुट में। यह रक्त अपशिष्ट पदार्थों से युक्त होता है। इस धमनी की शाखा अभिवाही धमनी, मैंने जैसा आपको बता दिया, नेफ्रॉन में बौमन संपुट में जाकर कोशिका गुच्छ के तौर पर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण हो जाता है, यानी कि जो भी पदार्थ है वो छनकर बौमन संपुट में आ जाएंगे। प्रति मिनट करीब 1000 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन कार्य पूर्ण होता है। यानी 1 मिनट में 1000 से 1200 ml रक्त का क्या होता है? निस्यंदन होता है जनकदा। यहाँ रक्त में से ग्लूकोज, लवण, एमिनो अम्ल, यूरिया आदि तत्व निष्पादित होकर बौमन संपुट में चले जाते हैं। अब मुझे बताओ, ग्लूकोज के अपशिष्ट पदार्थ है क्या? लवण के अपशिष्ट पदार्थ है क्या? एमिनो अम्ल के अपशिष्ट पदार्थ है क्या? नहीं अपशिष्ट पदार्थ है। इनका वापस क्या करना पड़ेगा? पुनरावशोषण करना पड़ेगा। तो आदि तत्व निष्पंदित होकर बौमन संपुट में आ तो गए, लेकिन यह निस्यंदन फिर वृक्कीय नलिकाओं में से गुजरेगा। वृक्कीय नलिका, समीपस्थ, दूरस्थ और हैनले का लूप। वृक्कीय नलिका की दीवारों पर घनाकार उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। ये कोशिका निस्पंदन में धमनी का संग्रहित करती है। पुनः अवशोषित किए जाने वाले पदार्थ जैसे पदार्थों में यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ शामिल नहीं होता है। तो कौन से पदार्थ शामिल हो गए? ग्लूकोज,
एमिनो अम्ल, आवश्यकता अनुसार जल और लवण, इन सब का अवशोषण कर लिया जाएगा। बाकी जो बचा पदार्थ है वो कौन सा होगा, यूरिया और जल, और यूरिया उस जल को अपन क्या कहेंगे, मूत्र। ये पदार्थ वृक्कीय नलिकाओं में रहता है, ये अपशिष्ट युक्त तरल पदार्थ मूत्र का निर्माण करता है। नेफ्रॉन से मूत्र वृक्क संग्राहक नलिका, अभी जो मैंने बताया था संग्राहक नलिका जो संग्रहित करने का काम करते ले जाया जाता है, जहाँ से वो मूत्र नली में प्रवेश करेगा। मूत्र नली को उसको कहाँ ले जाएगी, मूत्राशय में, और मूत्राशय वह अंग है जहाँ मूत्र को जमा किया जाता है। जैसे जैसे मूत्र इकट्ठा होता जाता है वैसे वैसे मूत्राशय बड़ा होता जाता है। पर्याप्त मूत्र जमा होने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, अभी मैंने बताया मस्तिष्क को सिग्नल भेजता है, ऐच्छिक संदेश द्वारा मूत्राशय को प्राप्त होता है। ये संदेश मूत्राशय की पेशियों का संकुचन करता है। ऐच्छिक का मतलब अपनी इच्छा अनुसार मूत्र का उत्सर्जन करता है अपन। पेशियों का संकुचन करवाता है, संकुचन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे मूत्राशय अवरोधनी में शीतलन पैदा होता है, इससे मूत्र का उत्सर्जन होता है। मूत्रण को संपन्न करने वाली तंत्रिका को मूत्रण प्रतिवर्त कहा जाता है। वृक्क द्वारा साफ किए गए रक्त को वृक्क के सिरा वापस पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है। अब उत्सर्जन में प्रयुक्त जो अन्य तंत्र है वो कौन कौन से है, सबसे पहले वृक्क के अलावा हमारे फेफड़े किसका उत्सर्जन करता है, तो आप सभी जानते हैं CO2 का उत्सर्जन करता है। त्वचा मैंने आपको बताया यकृत का उत्सर्जन, या त्वचा जो है वो हमारे शरीर में लवण के रूप में पसीने के रूप में लवणों का, यानी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनका उत्सर्जन करती है। अब आप कहोगे यकृत जो है वो कैसे अपशिष्ट पदार्थ हो गया, तो यकृत ही हमारे शरीर में, ध्यान रखना, एमिनो अम्ल को, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, इन सभी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। और ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये इन्हीं पदार्थों का निर्माण यकृत के अंदर होता है। और साथ ही यकृत जो है वो पित्त लवण के फॉर्म में भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। आदि अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने में मदद करता है फेफड़े CO2 का, यकृत बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, विटामिन, स्टेरॉयड हार्मोन आदि को मल के साथ, जब भोजन का पाचन होता है तो यकृत से पित्त रस स्रावित होता है, जिसके अंदर बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, ये हानिकारक पदार्थ है हमारे शरीर में बनने वाले, विटामिन, स्टेरॉयड आदि मल के साथ ही उत्सर्जन करने में मदद करता है। त्वचा नमक, यूरिया, लैक्टिक अम्ल आदि पसीनों के साथ स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन आदि का सीबम के साथ उत्सर्जन करती है। तो त्वचा का काम क्या है, नमक, यूरिया और लैक्टिक अम्ल, यानी त्वचा भी आपके शरीर से कुछ मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करती है। तो आज हमने उत्सर्जन तंत्र के साथ उत्सर्जन तंत्र के साथ या इस मूत्र के निर्माण के साथ उत्सर्जन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अगले टॉपिक या अगले वीडियो में अपन बात करेंगे जनन तंत्र के बारे में। अब यहाँ से जो गृह कार्य है वो काफ़ी गृह प्रश्न आ चुके हैं। जो प्रश्न इस वीडियो में आपने पहले कर लिए है वो प्रश्न आपको दोबारा नहीं करना है, और जो नहीं किए वो आपको इस गृह कार्य में करना है। सबसे पहला प्रश्न, विभिन्न स्तरों पर भोजन पचित रस अपशिष्ट पदार्थ गति का कौन सा है, ये पाचन तंत्र से संबंधित है, ये प्रश्न आपको करना है। ये जितने भी गृह कार्य से संबंधित जो प्रश्न है वो सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। एल्वियोली में पाई जाती है, ये आपको बता रखा है। रुधिर का द्रव्य भाग क्या कहलाता है, जो द्रव्य भाग है वो बताना है। साधारणतः लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ होता है, ये सभी ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है। तो धीरे धीरे अपन ये प्रश्न करेंगे तो आसानी से। और ये जो है वो निबंधात्मक प्रश्न है, आपको ध्यान से समझ के, बड़े बड़े प्रश्न है तो आपको आराम से करना है जैसे जैसे आपको बता रखा है। लास्ट वाला प्रश्न आ गया, मानव मूत्र निर्माण की प्रक्रिया की विवेचना कीजिए, वृक्क की संरचना को समझाए। तो वृक्क की संरचना जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी वही संरचना आपको इसमें समझानी है। धन्यवाद।